Good morning students, I am Manish Gupta from Shivjyoti Educational Group. Chapter 5 Rights Part 2. इसके अंदर बेटा लास्ट जो पार्ट था उसके अंदर हम फर्स्ट पार्ट के अंदर काफी कुछ ले चुके थे. टुडे वी विल स्टडी द टॉपिक लीगल राइट्स एंड द स्टेट. तो लीगल राइट्स एंड द स्टेट, तो ये कह रहा है कि while claims of for human rights appeal to our moral self, the degree of success of such appeals depends on a number of factors, most important of which is the support of government and the law. तो यहां पर ये कह रहा है कि भाई चाहे हम ह्यूमन राइट्स की कितनी भी बातें करें, कितनी भी अपील करें पर ह्यूमन राइट्स की, लेकिन उसकी जो सक्सेस की डिग्री है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है. यानी सक्सेस रेट जो है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है. एक तो गवर्नमेंट का सपोर्ट उसको चाहिए, क्योंकि बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के वो आगे नहीं बढ़ सकता. कोई भी चीज है जो क्या बोलते हैं लॉ बनाना है तो उसके लिए जरूरी है कि पहली चीज अपने को क्या गवर्नमेंट सपोर्ट, और सेकंड क्या चाहिए लॉ, उसको रिकॉग्निशन देने के लिए. तो गवर्नमेंट सपोर्ट और लॉ के बिना कोई भी चीज वो आगे उसकी वैलिडिटी नहीं होगी. तो यानी दोनों चीजों को क्या माना गया, एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसको माना गया. तो कह रहा है दिस इज वाई सो मच इंपॉर्टेंस इज प्लेस्ड ऑन द लीगल रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स. तो यही एक रीजन है कि यानी कोई भी जो राइट्स है उसको जो क्या बोलते हैं जब तक उसको लीगल इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी, यानी कानून की तरफ से अगर उसको मान्यता नहीं दी जाएगी किसी भी राइट्स को, तो वो राइट्स का कोई महत्व नहीं रह जाता, कोई इंपॉर्टेंस उसकी नहीं रह जाती. यानी अगर राइट्स की अपन को इंपॉर्टेंस की बात करें तो राइट की जो इंपॉर्टेंस है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, लीगल इंपॉर्टेंस उसके ऊपर डिपेंड करती है. अब जो ये कहता है कि भाई ए बिल ऑफ राइट इज एनशाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ये जो सारे राइट्स है अपन बात करें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. अब ये कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, इसके अंदर सेवरल काइंड्स ऑफ राइट्स इज गिवन और रूल्स, यानी ये क्या है सब कोई तो रूल्स है, लॉज है, राइट्स है, ये सब चीजें किसके अंदर इंक्लूड हो रही हैं, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड हो रही है. ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड है. तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड रहती है. तो कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड एंड सो कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन ऑफ सर्टेन राइट्स गिवन देम ए प्राइमरी इंपॉर्टेंस. तो यहां पर ये कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यानी सुप्रीम लॉ है. इसको अपन क्या कह सकते हैं एक तरह से, ये सुप्रीम लॉ, यानी जो भी कुछ है इसके अंदर वो सब लीगलाइज है, जितने भी लॉ हैं वो सब. अब इसके अंदर ये कह रहा है कि यानी जो सर्टेन राइट्स हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडिटी करार दिया गया है, यानी हाईएस्ट ऑफ लॉ एंड देन ए प्राइमरी इंपॉर्टेंस, यानी जो राइट्स इसके अंदर है, जो लॉ इसके अंदर है उसकी इंपॉर्टेंस, प्राइमरी इंपॉर्टेंस उसको दी जाती है. यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर कोई चीज की हम डिमांड करते हैं कि और वो डिमांड अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन उसको राइट्स करार नहीं दिया है तो उसको वैलिडिटी नहीं मानी जाएगी. तो यहां पर एक यही कह रहा है कि द राइट्स मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी दोज विच आर कंसिडर्ड टू बी द बेसिक इंपॉर्टेंस. तो यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो राइट्स है, यानी ऑल काइंड्स ऑफ राइट्स विच इंक्लूड्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट मीन्स वो राइट्स क्या है, बेसिक इंपॉर्टेंस के राइट्स माने जाते हैं, जो भी राइट्स इसके अंदर हैं. और कुछ जो राइट्स हैं हमारे कंट्री के अंदर हम उसको क्या बोल देते हैं, फंडामेंटल राइट्स. उन राइट्स को हमने क्या नाम दे दिया, जो बेसिक इंपॉर्टेंस के हैं उनको हमने क्या नाम दिया, फंडामेंटल राइट्स. आगे बढ़ते हैं, यानी कुछ राइट्स किस बेस के ऊपर, हिस्ट्री के बेस के ऊपर बनते हैं जो वहां की, कुछ राइट्स उनके जो क्या बोलते हैं ट्रेडिशन, जो कल्चर है उसके बेस के ऊपर क्रिएट के होते हैं. तो ये जो दावे हैं या ये जो राइट्स हैं वो
उस कंट्री के हिस्ट्री के बेस के ऊपर और उस कंट्री के कल्चर के बेस के ऊपर, रीति रिवाज कस्टम के बेस के ऊपर जो राइट्स बनते हैं वो भी कई बार क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंसी रखते हैं। तो हमारे इंडिया के अंदर अब हम बात करें तो जैसे कि एक राइट्स बना आपका अनटचेबिलिटी। अब अनटचेबिलिटी को हमने टोटल बैन करा तो ये उसकी भी एक बेसिक इंपॉर्टेंस मानी जाती है। तो द लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन, अधिकतर केसेस के अंदर जो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ आवर क्लेम्स दैट सर्वाइव सेवरल थ्योरिस्ट डिफाइंड राइट्स एज क्लेम दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट। तो जो हमारे क्लेम्स हैं और उन क्लेम्स को अगर लीगल रिकॉग्नाइजेशन मिलती है तो वो इतने ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं कि उस बेस के ऊपर बहुत सारे जो थ्योरिस्ट हैं वो मानते हैं कि भाई जो क्लेम्स हैं, क्लेम्स क्या हैं, वो क्लेम्स जिसको कि गवर्नमेंट ने, यहां पर बेटा स्टेट का मतलब क्या है, स्टेट का मतलब यहां पर क्या आया है, आपका गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन से मतलब आया है। यानी स्टेट का मतलब यहां पर मीन्स स्टेट अथॉरिटी। स्टेट का मतलब क्या है, स्टेट अथॉरिटी से मतलब लिया जाता है स्टेट का। तो यहां पर ये कहता है कि जो लीगल, जो हमारे जो क्लेम्स है, लीगल एंडोर्समेंट है, सर्टेनली गिव्स अवर राइट्स ए स्पेशल स्टेटस, यानी वो कुछ हमारे राइट्स को एक स्पेशल विशेष दर्जा प्रोवाइड करता है सोसाइटी का। लेकिन वो सारे जो क्लेम्स हैं जो हमारे, वो जरूरी नहीं कि वो राइट्स बने। और अधिकतर केसेस के अंदर ये जो क्लेम्स है हमारे, जो राइट्स है हमारे, वो किसके थ्रू डायरेक्ट होते हैं, यानी निर्देशित किसके थ्रू किए जाते हैं, स्टेट अथॉरिटी के थ्रू उनको बनाया जाता है। तो दैट इज थ्रू दीज राइट्स पीपल मेक डिमांड्स अपॉन द स्टेट। तो इन्हीं चीजों के बेस के ऊपर, इन्हीं चीजों के माध्यम से हम, यानी इन्हीं चीजों के बेस के ऊपर जो स्टेट अथॉरिटी है वो क्या करती है, उन राइट्स को एप्लीकेबल करती है। तो जब हम कहें कि भाई एसएस ले एग्जाम्पल दिया राइट टू एजुकेशन, अब ये राइट टू एजुकेशन जो है अब इस राइट्स की बात करें तो हमें गवर्नमेंट से हम क्या डिमांड करेंगे कि भाई ऐसे प्रोविजंस किए जाएं जिससे कि हर एक पर्सन को जो बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। सोसाइटी भी इसकी है जो क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंस को समझेगी और साथ में उसको कंट्रीब्यूट करेगी। तो ये सारी चीजें के बेस के ऊपर क्या हुआ, एक इसको राइट टू एजुकेशन को क्या मिला, एक लीगल इंपॉर्टेंस प्रोवाइड की गई, इसको एक स्टेट की तरफ से अप्लाई किया गया। तो दस राइट प्लेस एन ऑब्लिगेशन अपॉन द स्टेट टू एक्ट इन ए सर्टेन काइंड ऑफ वेज, ईच राइट इंडिकेट व्हाट द स्टेट मस्ट डू एज वेल एज व्हाट इज मस्ट नॉट टू डू। तो ये जो राइट्स है उनको स्टेट क्या करता है बेटा कि कुछ सर्टेन तरीके से काम करने की इजाजत देता है, काम करने का एक लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी उनको प्रोवाइड कराता है कि भाई आपको इस तरीके से काम करना है। अब जो हर एक राइट जो यहां पर बहुत हर चीज आ रही है, वहां पर भी, यहां पर भी जो स्टेट का मतलब है, स्टेट का मतलब क्या है, स्टेट अथॉरिटी से, यानी गवर्नमेंट से, सीधी सीधी बोले अपन किससे है, गवर्नमेंट से। तो हर एक राइट गवर्नमेंट को बताता है कि भाई उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे किसी ने एग्जांपल दिया कि माई राइट टू ऑब्लाइज द स्टेट टू मेक लॉज दैट प्रोटेक्ट मी फ्रॉम द इंजरी बाई अदर्स, यानी मेरे को जो मेरा राइट क्या है, माई राइट टू लाइफ, यानी राइट टू लाइफ जो है आपका हर एक को जीने का अधिकार है। लेकिन आपको जीने का अधिकार है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप है जो क्या बोलते हैं दूसरे पर्सन की, आपको किडनी की प्रॉब्लम है, आप जबरदस्ती दूसरे पर्सन की किडनी निकाल करके अपने डाल लें। तो यहां पर ये कह रहा है कि राइट टू लाइफ यानी वो
मेरी लाइफ को, स्टेट की जिम्मेदारी है कि मेरी लाइफ को प्रोटेक्ट करे दूसरों को बिना इंजर किए हुए। तो राइट्स नॉट ओनली इंडिकेट व्हाट द स्टेट मस्ट डू, दे आल्सो सजेस्ट व्हाट द स्टेट मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग। तो यहां पर ये कह रहा है कि राइट केवल यही नहीं बताते कि स्टेट अथॉरिटी को या गवर्नमेंट को क्या करना है, बल्कि उसको यह भी बताता है, यानी उसकी लिमिटेशंस, यानी जहां राइट्स है वहीं पे ही लिमिटेशंस ऑफ राइट्स भी हैं। जहां राइट है वहां लिमिटेशन भी है राइट्स की। तो आपको जहां गवर्नमेंट को कहता है गवर्नमेंट कैन डू, अपन सीधा बोले, और यहां पर आ जाएगा आपका गवर्नमेंट कैन नॉट डू, यानी उसको क्या करना है क्या नहीं करना, ये दोनों चीजें पैरेलल चलेंगी। तो भाई राइट टू लिबर्टी ये पर्सन, जैसे कि भाई आज मैं बिल्कुल लिबर्टी फ्री रहूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो, तो यहां पर ये कह रहा है कि अगर मान लो गवर्नमेंट मेरे को अरेस्ट करना चाहती है, अपनी इच्छा के अनुसार ही जेल में डालना चाहती है, तो वो ऐसा नहीं कर सकती। अगर वो चाहती है तो उसने को अपने एक्शन को डिफेंड करना पड़ेगा। अगर वो अपने उसको कोर्ट के सामने प्रूव करना पड़ेगा कि भाई इस दैट काइंड ऑफ पर्सन हैज टू डू दैट काइंड ऑफ क्राइम, उसने ये क्राइम किया है, उसको इस क्राइम के बदले में उसको जेल में जाना है, तो उसको अपने एक्शन को डिफरेंट मतलब एक तरह से प्रूव करना पड़ेगा किसी भी कोर्ट के सामने। तो यहां पर ये कह रहा है कि टू पुट इट अनदर वे, दूसरी तरफ कि अवर राइट एंश्योर दैट द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इज एक्सरसाइज विदाउट वायलेटिंग द सेंसिटिव ऑफ इंडिविजुअल लाइफ एंड लिबर्टी। तो जो हमारे राइट्स हैं वो इस चीज को भी एंश्योर करते हैं कि जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है, यानी एक तरह राज्य है जो हमारा, उसकी जो सत्ता है वो पर्सनल लिबर्टी है या फिर उसका जो इंडिविजुअल लाइफ है उसकी मर्यादा का एक तरह से वायलेट ना करे और उसके बगैर वो काम करे। तो यहां पर ये कह रहा है कि ये भी हो सकता है कि भाई कुछ जो चीजें हैं कि द स्टेट में भी सॉवरेन अथॉरिटी, यानी जो गवर्नमेंट है उसको सुपर अथॉरिटी मान लिया जाए। यानी गवर्नमेंट क्या है, एक तरह से अथॉरिटी है, स्टेट मीन्स गवर्नमेंट, यानी इसको एक तरह से क्या बोल सकते हैं अपन, गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट ही क्या हुई आपकी, अथॉरिटी है, सुपर अथॉरिटी। अब ये जो अथॉरिटी है यानी इसका काम ही क्या है, लॉज बनाना, टू मेक लॉज एंड इंप्लीमेंट। अब ये जो लॉ बना रही है गवर्नमेंट, उसको इंप्लीमेंट भी कर सकती है, वो सुपर सॉवरेन अथॉरिटी है, तो इसको ये बाई फोर्सफुली भी कर सकती है। गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया, अब उसको इंप्लीमेंट भी फोर्सफुली करवा सकती है। लेकिन सॉवरेन जो स्टेट्स हैं वो एग्जिस्ट कब करते हैं, केवल अपने लिए एग्जिस्ट नहीं करते बल्कि दूसरों के लिए। उसका अस्तित्व अपने लिए नहीं होता बल्कि व्यक्तियों की मतलब जो अदर्स पीपल के वेलफेयर के लिए उसका एग्जिस्टेंस माना गया है। यानी गवर्नमेंट भी जो काम करेगी किसके, इसके लिए, वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए ही वर्क करेगी। गॉट इट? अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, काइंड्स ऑफ राइट्स। अब आपकी बुक के अंदर तो ये टॉपिक केवल एक ही चीज का दे रखा है, मैंने इसको 2-3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। तो काइंड्स ऑफ राइट्स जो है आपका, सबसे पहला राइट इसलिए दिया पॉलिटिकल राइट।
फर्स्ट राइट माना गया है, पॉलिटिकल राइट। तो पॉलिटिकल राइट्स क्या है? टू गिव द सिटीजन द राइट टू इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यानी ऑल काइंड्स ऑफ पर्सन बिफोर द लॉ, इक्वल बिफोर द लॉ। यह सबसे पहली चीज मानी गई है इसके अंदर, यानी ऑल काइंड्स ऑफ पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ। अब इस प्रोसेस के अंदर बात करें तो क्या है? द राइट टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल प्रोसेस, यानी आप पॉलिटिकल प्रोसेस क्या हो सकते हैं? आपको वोट देने भी जाना है, आप इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, आप अपनी पॉलिटिकल पार्टीज भी बना सकते हैं, आप अपनी यूनियन वगैरह भी कोई क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें किसके आती है? अंदर आती है आपके पॉलिटिकल प्रोसेस में। और जितने भी पॉलिटिकल प्रोसेस हैं वो सब किसके अंदर आते हैं? आपके पॉलिटिकल राइट्स के अंदर आते हैं। तो पॉलिटिकल राइट्स आर सप्लीमेंटेड बाय द सिविल राइट्स, यानी अब ये जो पॉलिटिकल राइट्स है किससे साथ जुड़े हुए हैं? अटैच है एक तरह से। पॉलिटिकल राइट्स जो है सिविल राइट्स के साथ में, सिविल राइट्स के साथ में ये अटैच है। यानी ये सीधा सीधा बोले अपन कि ये पॉलिटिकल राइट्स जो है सिविल राइट्स के साथ में अटैच रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। अब इसके अंदर ही हम बात करें कि भाई जो आपका कलेक्टिव सिविल राइट्स, सिविल लिबर्टीज एंड पॉलिटिकल राइट्स फॉर्म द बेसिस ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब आपके जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है गवर्नमेंट का वो कौन बनाएगा? यानी सिविल राइट्स प्लस पॉलिटिकल राइट्स। इक्वल टू डेमोक्रेटिक सिस्टम। सीधा सीधा फंडा है कि सिविल राइट और पॉलिटिकल राइट मिलकर के क्या बनाते हैं? डेमोक्रेटिक सिस्टम बनाते हैं। अब जो पॉलिटिकल राइट्स है उसका एम क्या है? टू प्रोटेक्ट द वेलबींग ऑफ द इंडिविजुअल, यानी एम क्या है इसका? एम्स ऑफ पॉलिटिकल राइट्स। इसका मेन एम क्या है? वेलबींग ऑफ द पीपल। इसका मेन एम वेलबींग ऑफ द पीपल। अब इसके बेस के ऊपर क्या बनता है? पॉलिटिकल राइट्स के बेस के ऊपर जो गवर्नमेंट है वो ज्यादा अकाउंटेबल बनती है, लोगों के प्रति ज्यादा अकाउंटेबल है। और उस बेस के ऊपर अपन क्या है कि by giving greater importance to the concern of the individual over that of the ruler and by ensuring that all process have an opportunity to influence the decision of the government। यानी इसका मेन टारगेट क्या है कि इसका सरोकार पॉलिटिकल राइट्स का किससे है? लोगों से है। यानी रूलर को इच्छाओं को इंपोर्टेंसी कम से कम देख करके पब्लिक के इंटरेस्ट में ज्यादा से ज्यादा वर्क करना, दैट इज आपका पॉलिटिकल राइट्स के अंदर आता है। तो इसके बाद में नेक्स्ट राइट आता है हमारा इकोनॉमिक राइट। अब इकोनॉमिक राइट की हम बात करें तो जब तक हम पॉलिटिकल राइट्स की हम बात करते हैं, लेकिन जब तक है जो क्या बोलते हैं इकोनॉमिक राइट्स लोगों को प्रोवाइड नहीं है, पॉलिटिकल राइट्स का कोई मतलब नहीं रह जाता। यानी हमारे जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है वो प्रॉपरली कब काम करेगा? तब पर्सन का उसको बेसिक इंपॉर्टेंस की चीजें उसको प्रोवाइड होती रहेंगी, लाइक आपकी फूड है, शेल्टर है, क्लॉथ है, हेल्थ है, ये सारी चीजें अगर उसको मिलती हैं तो वो पर्सन फिर पॉलिटिकल राइट्स के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर एंटर होगा। नहीं तो क्या वो अपनी मेन चीजों को अंदर ही, यानी अपनी बेसिक चीजों को एडॉप्ट करने के अंदर ही अपनी पूरी जिंदगी निकाल देगा। तो जो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज
are beginning to recognize these obligations and providing economic rights. तो जो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज हैं उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि भाई ये जो चीजें हैं उनको प्रोवाइड कराया जाए, और ये जो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज हैं वो अपने इन दायित्वों को स्वीकार भी करती हैं और इस चीज़ के ऊपर एक्सेप्ट भी करती है कि वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक राइट्स प्रोवाइड कराएंगे। यानी ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो लोगों को की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोगों को क्या प्रोवाइड कराए, फूड, क्लॉथ, शेल्टर, हाउस, हेल्थ, एजुकेशन, और इन सबको मिला के हम क्या बोल सकते हैं, बेसिक थिंग्स। यानी ये सब क्या चीजें मानी गई हैं, बेसिक थिंग्स मानी गई हैं, इसके बिना कुछ नहीं है। तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी इस चीज को प्रोवाइड भी कराती है। अब कुछ कंट्रीज के अंदर, स्पेशली दोज विद लो इनकम कंट्रीज, जहां पर लोगों की इनकम कम है, वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज है, हाउसिंग है, वो स्टेट के थ्रू प्रोवाइड कराए जाते हैं। जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है वो है जो क्या बोलते हैं, कुछ मिनिमम वेजेज जिसको अपन बोल सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस गवर्नमेंट से गेन करते हैं कुछ कंट्रीज के अंदर, जिससे कि वो अपनी बेसिक चीज़ों को फुलफिल कर पाए। हमारे कंट्री के अंदर भी एक जो है इसी टाइप चीज़ को लेकर के एक प्रोग्राम चालू किया गया और उसका नाम है मनरेगा। उसका नाम दिया गया मनरेगा, यानी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। इसके अंदर, और ये किसके लिए चालू की गई है, रूरल पुअर पीपल के लिए इसको चालू किया गया है हमारे कंट्री के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा कल्चरल राइट्स। अपना कल्चरल राइट्स के अंदर ये कहता है कि भाई मोर एंड मोर डेमोक्रेसीज आर रिकॉग्नाइजिंग द कल्चरल क्लेम्स ऑफ देयर सिटीजन्स। यानी ज़्यादातर जो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ हैं या लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं हैं वो पॉलिटिकल राइट, इकोनॉमिक राइट के साथ साथ किस चीज़ की डिमांड करती हैं, कल्चरल राइट्स की भी डिमांड करने लग गई हैं। अब कल्चरल राइट के अंदर ये कहता है कि द राइट टू हैव प्राइमरी एजुकेशन इन वंस मोर मदर टंग, यानी जो बेसिक एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन, वो किसमें मिलनी चाहिए, मदर लैंग्वेज के अंदर, मदर टंग में बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए। अब मदर टंग के अंदर अभी आप देख भी सकते हैं कि चुनावों का दौर चल रहा है बिहार के अंदर। अब तो इस चुनाव के अंदर मतलब जो बीजेपी है, जो एनडीए है, उसने प्रॉमिस किया है कि इवन देन जो मेडिकल या इंजीनियरिंग की जो स्टडी है, हायर स्टडी, वो भी मदर टंग के अंदर लोगों को हम प्रोवाइड कराएंगे। तो
तो यानी इसकी बेसिक इंपॉर्टेंस तो समझ ही जा सकती है, क्योंकि स्टूडेंट ने उसी चीज को शुरू से पढ़ा है उस लैंग्वेज के अंदर, दूसरी लैंग्वेज के अंदर उसको डिफिकल्टी फील होगी। तो द राइट टू एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन ऑफ टीचिंग वंस लैंग्वेज एंड कल्चर आर टुडे रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग नेसेसरी फॉर लीडिंग ए गुड लाइफ। तो जो राइट्स हैं, जो लैंग्वेज है, कल्चर है, हर एक को राइट दिया गया है कि भाई वो अपने इंस्टीट्यूशन, अपनी लैंग्वेज में, अपने कल्चर के अंदर बना सकते हैं और पर्सन उसको बेहतर, मतलब है जो अपनी लाइफ को बेहतर जिंदगी जी सकता है। तो एक तरह से एक गुड लाइफ के लिए जरूरी है कि आप अपनी कल्चर को प्रोटेक्ट करें, उसको लिए एसेंशियल माना गया है। नेक्स्ट हमारा आता है राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो राइट्स नॉट ओनली प्लेस ऑब्लिगेशन अपॉन द स्टेट टू एक्ट इन ए सर्टेन वे, फॉर इंस्टेंस टू एंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये जो राइट्स है, यानी जहां राइट्स है वहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो जहां आपको राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं तो वहां पर आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको प्रोवाइड की गई है, दायित्व भी हैं आपके कुछ। तो जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को राइट्स प्रोवाइड करे तो वहीं पर ही गवर्नमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उसने प्रोवाइड कराई है। तो यहां पर यह कह रहा है कि जो राइट्स है वो केवल गवर्नमेंट को एक सही खास तरीके से काम करने के लिए, बल्कि उसके ऊपर जिम्मेदारी भी डालते हैं कि भाई आपको है जो क्या बोलते हैं, राइट्स नॉट ओनली प्लेस ऑब्लिगेशन अपॉन द स्टेट इन एक्ट इन ए सर्टेन वे, यानी अधिकार जो है न केवल राज्य पर जिम्मेदारी डालते हैं बल्कि एक खास तरीके से उसको काम करने के लिए मजबूर भी करते हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट डेफिनेटली एसेंशियल है, लेकिन वो डेवलपमेंट आगे की जनरेशन के लिए भी प्रोवाइड होना चाहिए। तो याद करें, बट दे आल्सो प्लेस ऑब्लिगेशन अपॉन ईच ऑफ, और ये जो जिम्मेदारी है वो उनके ऊपर ही नहीं बल्कि हमारे ऊपर भी डालते हैं। तो इसलिए सबसे पहले कहा, फर्स्ट दे कंपेल टू अस थिंक नॉट जस्ट ऑफ आवर ओन पर्सनल नीड्स एंड इंटरेस्ट बट टू डिफेंड सम थिंग्स एज बीइंग गुड फॉर ऑफ ऑल ऑफ अस। तो यहां पर ये कह रहा है कि जो राइट्स हैं वो हमारे केवल हम हमारे पर्सनल नीड्स और इंटरेस्ट के बारे में ही नहीं सोचे, बल्कि हम दूसरों के इंटरेस्ट को भी डिफेंड करें। जस्ट लाइक जैसे इसलिए एग्जांपल दे रखा है आपके प्रोटेक्टिंग द ओजोन लेयर। अब इसका इंपैक्ट किसी एक पर्सन के ऊपर तो है नहीं, इसका इंपैक्ट पूरे वर्ल्ड के ऊपर है। तो उस चीज को भी प्रोटेक्ट करने के जैसे राइट्स आपको प्रोवाइड किया है। ज्यादा से ज्यादा जो क्या बोलते हैं आपका पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड कराया जाए, एक प्योर एयर, प्योर वाटर आपको प्रोवाइड कराया जाए, ग्रीन एनवायरनमेंट आपको हो, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन रखें। तो ये सारी है जो क्या बोलते हैं जिम्मेदारी गवर्नमेंट की नहीं बल्कि दूसरा हमारी भी है। और इसके ऊपर हम केवल हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे बल्कि हम दूसरों के इंटरेस्ट को भी इसके बेस के ऊपर प्रोटेक्ट करते हैं। सेकेंडली, दे रिक्वायर दैट रेस्पेक्ट द राइट्स ऑफ अदर्स। साथ में अभी ये दूसरे, अब यहां पर ये कहता है कि ये भी है जो रिक्वायर्ड है कि हम दूसरों के जो राइट्स का भी क्या करें, रेस्पेक्ट करें। अब इफ एन इंडिविजुअल से डेट आई मस्ट बी गिवन द राइट टू एक्सप्रेस माई व्यू, ही मस्ट आल्सो ग्रांट द सेम राइट टू अदर्स। यानी जहां राइट्स है वहां पर आपकी लिमिटेशंस भी है। यहां पर ये कहना चाह रहा है, ये राइट्स
है वहीं पर ही क्या है आपकी लिमिटेशंस। दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। यानी जहां पर आपके राइट्स खत्म होते हैं वहां से दूसरे के राइट शुरू होते हैं, या फिर अपन ये कह सकते हैं जहां से दूसरे के राइट शुरू होते हैं वहां से आपके राइट अपना ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। यानी इफ एन इंडिविजुअल से डेट आई मस्ट बी गिवन द राइट टू एक्सप्रेस माई व्यू, यानी आपके पास राइट टू फ्रीडम का राइट है कि आप अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इन एक्सरसाइजिंग माई राइट आई कैन नॉट डिप्राइव राइट ऑफ अदर्स। यानी इस बेस के ऊपर अब ये मस्का मतलब ये नहीं कि मैं किसी दूसरे पर्सन को गालियां बकने लग जाऊं, राइट टू बेस के ऊपर कि भाई मेरे पास तो फ्रीडम है, तो अगर ऐसा करेंगे तो दूसरा पर्सन भी उसी बेस के ऊपर रिएक्ट करेगा। तो कहने का मतलब क्या है, जब यहां पर आपको राइट्स प्रोवाइड है तो वहां पर दूसरे को भी राइट्स प्रोवाइड है, तो आपको अपने राइट्स को ही डिफेंड तो करना ही है, साथ में दूसरे के राइट्स की भी आपको रेस्पेक्ट प्रोवाइड करनी है। यानी इन अदर वर्ड्स लिमिटेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल एंड सेम राइट फॉर ऑल। यानी जो अपने मुझे दूसरों को भी मतलब है जो अधिकार देना होगा, ये नहीं कि मैं अपनी मनमानी करूं। तीसरा नंबर पे ये कहता है कि वी मस्ट बैलेंस अवर राइट्स व्हेन दे कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट। अब ये जो कब कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो उस कंडीशन के अंदर हमें अपने राइट्स को के अंदर बैलेंस भी बना करके रखना है। जस्ट लाइक जैसे कह रहा है, माई राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अलाउज मी टू टेक पिक्चर। भाई आपके हाथ में मोबाइल है, आप किसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां पर है जो क्या बोलते हैं बहुत अच्छा सीन है और आप पिक्चर अपनी खुद की ले रहे हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहां पर ये कह रहा है कि हाउएवर इफ आई टेक पिक्चर्स ऑफ पर्सन बाथिंग इन हिज हाउस, कोई पर्सन अपने घर के अंदर नहा रहा है और आप उसके नहाते हुए की पिक्चर खींचे और उसको इंटरनेट के ऊपर आप सर्कुलेट कर दे बिना उसकी मर्जी के, तो ये उसके राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन होगा। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अब फोर्थली वी मस्ट बैलेंस अवर राइट्स व्हेन दे कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट। तो ये तो हो गया, सॉरी। फोर्थली सिटीजन मस्ट बी विजिलेंट अबाउट लिमिटेशन विच मे बी प्लेस्ड ऑन देयर राइट्स। तो जो सिटीजन है उन्हें अपने राइट्स के प्रति ज़्यादा अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि उन राइट्स के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं उनके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर रहना पड़ेगा। तो आजकल एक डिबेट ये बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है, करंटली डिबेट टॉपिक कंसर्न इन द इंक्रीज रेस्ट्रिक्शन विच मैनी गवर्नमेंट्स आर इम्पोजिंग ऑन द सिविल लिबर्टीज ऑफ द सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। तो इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से डिबेट होती जा रही है कि गवर्नमेंट है जो कई बार क्या कर रही है, रेस्ट्रिक्शंस को बहुत ज़्यादा इंपोज करती जा रही है। किस चीज़ के नाम पर? नेशनल सिक्योरिटी के नाम के ऊपर हमारे राइट्स को कंट्रोल करती जा रही है। तो उस बेस के ऊपर ये कह रहा है कि प्रोटेक्टिंग नेशनल सिक्योरिटी में बी डिफेंड एज नेसेसरी फॉर सेफगार्डिंग द राइट्स एंड वेलबींग ऑफ द सिटीजन। तो जरूरी है ये कि सिटीजन्स है जो क्या बोलते हैं वो अपनी कंट्री की डिफेंड उस सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करके रखे। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो अपनी कंट्री की जो सिक्योरिटी है उसको प्रोटेक्ट करके रखे। तो इस चीज का तो समर्थन किया जा सकता है, बट एट व्हाट पॉइंट कुड बी रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड एज नेसेसरी फॉर सिक्योरिटी देमसेल्फ बिकम ए थ्रेट द राइट्स ऑफ द पीपल। तो यहां पर इस चीज का समझ, लेकिन भाई किस बिंदु पर आप सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए जो उसको अवश्य जरूरी मानकर, नेसेसरी मानकर आप उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं और लोगों के राइट्स को एक तरह से लिमिटेड कर रहे हैं, तो उसका क्या है? यानी वो कोई भी टॉपिक जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है वहां पर तो ठीक है, लेकिन आप नेशनल सिक्योरिटी का नाम लेकर के लोगों के राइट्स को अगर आप लिमिटेड करते हैं, गवर्नमेंट लिमिटेड करती है, तो वो एक गलत है। तो यहां पर यही कह रहा है ये कि इवन दो राइट्स कैन नेवर बी एब्सोल्यूट, यानी जो राइट्स है इनका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। आपका जो केवल जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट्स हैं उन्हीं के नहीं, बल्कि ह्यूमन राइट्स की बहुत सारे जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हैं वो भी अलग अलग तरह के राइट्स की डिमांड कर रहे हैं, और गवर्नमेंट भी उसके बेस के ऊपर
उन राइट्स को लीगल रिकॉग्निशन प्रोवाइड कर रही है। तो इवन दो राइट्स कैन नेवर बी एब्सोल्यूट, वी नीड टू बी विजिलेंट इन प्रोटेक्टिंग आवर राइट्स एंड दोज ऑफ अदर्स फॉर देयर फॉर्म द बेसिस ऑफ ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो अगर ये मान लें कि भाई ये जो राइट्स है वो बिल्कुल सुप्रीम नहीं हो सकते, तो हमें अपने लिए और दूसरों के जो राइट्स हैं उनके राइट्स को भी डिफेंड करने के लिए हमेशा अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि तभी हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी की बुनियाद का निर्माण कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो टॉपिक हमारा चैप्टर राइट्स कंप्लीट हुआ।